हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं झुके हुए तंत्रों में रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इंक्लाइन रेफरेंस फ्रेम। पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो वो टॉपिकों की वीडियोस पहले देखना ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। रूपांतरण समीकरण क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होते हैं। हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, दो निर्देश तंत्र होंगे, उनके बीच में हम क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं। उसे ही हम यहाँ क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं, रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। अब भी यहाँ पर क्या आ रहे हैं कि झुके हुए तंत्रों पर यानी इंक्लाइन रेफरेंस फ्रेम की बात हो रही है। कैसे होती है देखना। देखो, इसमें मैं 2D की ही बात कर रहा हूँ, द्विविमीय की ही बात कर रहा हूँ ना, त्रिविमीय बनाना टफ हो जाता है। देखो, ये हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, निर्देश तंत्र है ये, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, निर्देश तंत्र है। ये इसका हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया हमारा क्या, वाई अक्ष। क्लियर है? क्लियर है सर। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक क्या हैं, x, y है। इसका क्या मतलब है, देखो P से मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला, एक लंब डाल दिया, और P से मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला, एक लंब डाल दिया। ये जो दूरी होगी, ये जो डिस्टेंस होगी हमारे पास x अक्ष पर, वो कितनी होती है, x होती है, और y अक्ष पर जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, y। तो इसके कोऑर्डिनेट से निर्देशांक क्या होते हैं, x, y होते हैं। अब दूसरा हम एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, एक और निर्देश तंत्र लेते हैं जो किसी एंगल पर, किसी कोण पर इंक्लाइन होगा, झुका हुआ होगा। सपोज करो हमारे पास यहीं पर ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे, एक और इसी के ऊपर दो, और एक को हमने थोड़ा सा घुमा दिया, देखो ऊपर आ गया एक। दोनों इसी पर थे, एक को थोड़ा सा रोटेट करा दिया, घुमा दिया। कितने एंगल पर घुमा दिया, थीटा एंगल पर। तो इस कंडीशन में हम यही करने वाले हैं। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या दूसरा निर्देश तंत्र मैंने ये मान लिया, ये हो गया, और इसके परपेंडिकुलर या लंबवत हमारे पास ये हो गया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ये कौन सा है, एक्स डैश हो गया, और ये वाई डैश, और यहीं पर है क्या, ओ डैश पॉइंट। कितने एंगल पर हमने इंक्लाइन कर दिया, कितने एंगल पर घुमा दिया, ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा। ओहो, दिखाई नहीं दे रहा। ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा हमारे पास, थीटा होगा। तो ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दो निर्देश तंत्र है जो कि इंक्लाइन है, झुके हुए हैं, कितने एंगल पर, कितने कोण पर, थीटा कोण पर। अब जैसे यहाँ पर आपने पहले वाले में लंब डाला था, परपेंडिकुलर डाला था, दूसरे वाले में डालो। देखो यहाँ से मैंने इस पर क्या डाला, एक परपेंडिकुलर लंब डाला, और ऐसे ही यहाँ से हम किस पर डाल देते हैं, एक वाई अक्ष पर डाल देते हैं। डाल दिया। एक्स अक्ष पर डालेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो दूरी होगी हमारे पास, वो कितनी होगी, इसको आप मान लो ये कितनी है, एक्स डैश हो जाएगी। और वाई अक्ष पर ये जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, इसको आप कितनी मान लो, वाई डैश मान लो। यानी इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, निर्देशांक होंगे, जब हम यहाँ से देखेंगे कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, कौन से निर्देश तंत्र से, एक्स डैश वाई डैश से, तो इसके कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश होंगे। हमें बस इन दोनों के बीच में ही क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है, संबंध बनाना है। इन दोनों के बीच में ही क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है, संबंध बनाना है। अब यहाँ देखो, ये पॉइंट O है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं, पॉइंट क्या हो गया, A हो गया। इस पॉइंट का नाम हमारे पास क्या हो गया, P हो गया। इसका नाम हम दे देते हैं, नामकरण कर रहे हैं भैया, नामकरण कर रहे हैं, M हो गया। इसका क्या हो गया, N हो गया। ऐसे दे लो सभी का। ये O है, यहाँ दे दो, ये क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा।
क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है सर। अब देखना इन दोनों के बीच में x और y, जब हम O से देख रहे हैं और O डैश से देख रहे हैं x डैश y डैश, इन दोनों के बीच में हम रिलेशन देखने वाले हैं, संबंध देखने वाले हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश के लिए। इसके लिए मैं यहाँ से देखो एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, लंब डालता हूँ, ये देखो ये ऊपर डाला, कितना एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बन जाएगा। और यहाँ भी ये एंगल कितना होगा, ये वाला 90 डिग्री होगा। क्या डाला मैंने, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, लंब डाल दिया, ये देखो ऐसे 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 कर दिया। अब हम यहाँ पर ज्योमेट्री यानी जो हमारे पास ये है इसको यूज में लेंगे डायग्राम को। तो डायग्राम में सबसे पहले इसका नाम ओ ए, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं, सपोज करो मैंने दे दिया इसको तो ई दे दिया। और ये नीचे यहाँ ये जो पॉइंट है इसका नाम ये वाला पॉइंट है, इसका नाम दे दिया मैंने एफ दे दिया, इस पॉइंट का नाम एफ दे दिया। ठीक है, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं ओ ए एफ, ओ ए एफ ले लेते हैं, ओ ए एफ ले लेते हैं। इसमें हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कोस थीटा क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले खूब जानते हैं, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ये देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये तो हो गया हमारे पास बेस या आधार हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया, कर्ण हो गया। आधार बटे कर्ण यानी ओ एफ अपॉन क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। ठीक है, ओ एफ अपॉन क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। यहाँ से ओ एफ की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ओ ए कॉस थीटा आ जाएगी। तो ओ एफ इक्वल्स टू ओ ए क्या माना है हमने, कितनी डिस्टेंस या दूरी मानी है, x, तो ये हो जाएगा हमारे पास x कॉस थीटा हो जाएगा। इसको हम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट दे सकते हैं। इसको क्या दे सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। इसी से आप हाथ के हाथ लगे हाथ साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ये है यानी ए एफ, हाइपोटेनियस ये है ओ ए यानी ए एफ अपॉन कितना, ओ ए। तो ए एफ की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ओ ए साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री आती है सभी को, ओ ए क्या है एक्स, तो क्या आ जाएगा, ए एफ की वैल्यू क्या आएगी, एक्स साइन थीटा आ जाएगी। ठीक है, ए एफ बोल दो चाहे एफ ए बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बहुत बढ़िया है सर, कुछ नहीं करना भैया, ज़्यादा थ्योरी की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, तो सीधा सिंपल हमें सोल्व करना आना चाहिए, डायग्राम कैसे बनना चाहिए। अच्छा ये देखो एक ट्राइंगल और बन रहा है, एक त्रिभुज और बन रहा है, बुरा मत मानना। देखो ए ई और ये क्या है, पी है, कौन सा है, ट्राइंगल त्रिभुज ए ई पी में। अब आप देखना ये कितने एंगल पर है, ये थीटा एंगल पर है। अगर ये वापस यहाँ जाए तो ये लाइन भी यहाँ जाएगी, तो ये जो एंगल बनता है ना इनके बीच में, ये एंगल भी कितना होता है हमारे पास, थीटा होता है। कितना एंगल बन रहा है ये वाला हमारे पास, थीटा बन रहा है। तो ये थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास, जहाँ परपेंडिकुलर या लंब डाल दिया, ये बेस आधार हो गया हमारे पास। किसकी वैल्यू निकाल दो यहाँ से भी, कोस थीटा की वैल्यू निकाल दो। क्या होगी, थीटा के सामने लंब या परपेंडिकुलर होता है, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी ई ए अपॉन क्या, पी ए। क्या बन जाएगा, ई ए अपॉन क्या, पी ए। तो ई ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पी ए कॉस थीटा। पी ए क्या है, देखो ये कौन सी दूरी होती है, कौन सी डिस्टेंस मानी थी, वाई मानी थी। तो ई ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वाई कॉस थीटा आएगी। ई ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वाई कॉस ऑफ थीटा आएगी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है।
यहीं से आप किसकी वैल्यू भी निकाल लो, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ई ए, परपेंडिकुलर ये एंगल है, एंगल के सामने होता है ना, ई पी अपॉन क्या, पी ए, ई पी या पी ई अपॉन क्या, पी ए, पी ए। सिंपल ज्योमेट्री कर लेना है ना, धीरे धीरे फिर भी बता दिया मैंने। पी ई की वैल्यू क्या आएगी, पी ए साइन थीटा, और पी ए क्या है, देखो क्या मानी है हमने, अज्यूम करिए वाई, तो पी ई की वैल्यू क्या आएगी, वाई साइन थीटा आ जाएगी, और इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। कितनी दे दी हमने, इक्वेशन नंबर 4 दे दी। बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें आनी ही नहीं चाहिए। डेरिवेशन जब सोल्व हो जाए तो दिक्कत वाली बात तो आनी ही नहीं चाहिए। अब हमें रिलेशन इन दोनों के बीच में चाहिए, इन दोनों के बीच में चाहिए संबंध। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक्स डैश की। देखो एक्स डैश क्या है डायग्राम में, एक्स डैश यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस है यानी ओ एम है। एक्स डैश क्या है हमारे पास, ओ एम है, ठीक है, ओ एम है। ओ एम को किसके इक्वल भी लिख सकते हैं, एन पी के इक्वल भी लिख सकते हैं, या पी एन के इक्वल भी लिख सकते हैं। एक्स डैश इक्वल्स टू, अब देखो ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एफ प्लस एफ एम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पी एन के इक्वल भी है, एन ई प्लस ई पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, एन ई प्लस क्या लिख सकते हैं, ई पी भी लिख सकते हैं। अब जिस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रही है वो देखो, एन ई किसके बराबर है, ओ एफ के बराबर है। क्या ओ एफ है हमारे पास है। एक्स डैश इक्वल्स टू एन ई किसके इक्वल है, ओ एफ के। ई पी की वैल्यू देखो फाइंड आउट कर रही है, पी ई की वैल्यू, तो इसको पी ई भी लिख सकते हैं, ई पी लिख लो चाहे पी ए की बात है। एक्स डैश इक्वल टू ओ एफ हमने निकाल रखा है क्या, एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा होता है, एक्स कॉस थीटा होता है। और पी ई क्या होता है, देखो वाई साइन थीटा, तो ये आ जाएगा वाई साइन थीटा। ये हमारे पास एक्स डैश और एक्स और वाई में रिलेशन आ गया, संबंध आ गया। इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। अगर आपको एक्स वाई और थीटा की वैल्यू पता हो तो आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, एक्स डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब वाई डैश की वैल्यू में निकाल सकते हैं। देखो वाई डैश क्या है, वाई डैश हमने ये माना ये ओ एन के इक्वल है। वाई डैश किसके इक्वल है, ओ एन के इक्वल है। इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ओ एन किसके इक्वल है, देखो ओ एन ई एफ के भी इक्वल है। ओ एन किसके इक्वल है, ई एफ के भी इक्वल है। वाई डैश इक्वल्स टू, अब देखो ये पूरी क्या है, ए ई या ई ए में से हम क्या घटा दें, ए एफ, पूरी क्या है ये ई ए, इसमें से क्या घटा दूं मैं, एफ ए घटा दूं, माइनस क्या कर दिया, एफ ए, तो यही आ जाएगा हमारे पास ई एफ। ई एफ किसके इक्वल लिख सकते हैं, ई एफ पूरी कितनी है, ई ए में से एफ ए घटा दिया तो ई एफ रह जाएगा। तो वाई डैश इक्वल्स टू ई ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली पहले ही, क्या है वाई कॉस थीटा माइनस एफ ए की वैल्यू या ए एफ की वैल्यू एक्स साइन थीटा। ये हमारे पास क्या है, रूपांतरण समीकरण है, ये वाला और ये वाला रूपांतरण समीकरण है, यानी कि क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। इस तरीके से हम इसमें रूपांतरण समीकरण बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बना सकते हैं। क्लियर है। अब एक बात और सुन लेना आप है ना, इसमें इसी से जो नेक्स्ट आता है ना हमारे पास, उसमें कुछ नहीं करना आपको, उसमें कुछ नहीं करना। देखो क्या है कंडीशन, घूर्णन निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण, घूर्णन निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन
इक्वेशन इन ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब इसको सुन लेना। ये सारा का सारा जब आप ये वाली केस पढ़ोगे घूर्णन निर्देश तंत्र में, यानी रोटेटिंग फ्रेम में, यानी कि इसमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक निर्देश तंत्र लगातार रोटेट करता रहेगा, घूर्णन करता रहेगा, जबकि इसमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक निर्देश तंत्र केवल कितने एंगल पर था? थीटा एंगल पर था, थीटा कोण पर था। तो सर इसके लिए क्या केस होगा? ये पूरा डेरिवेशन ऐसे ही निकलेगा, लेकिन उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखो क्या, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए से यहाँ से एक पार्टिकल या कण यहाँ पर आ गया बी पर, कितने एंगल पर चला गया? ये थीटा कोण पर। क्लियर है? इसे क्या बोलते थे हम? कोणीय विस्थापन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। एंगुलर वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग क्या होता था? डी थीटा अपॉन क्या होता था? टी होता था। अगर थीटा लगातार चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, थीटा समय के साथ बदल रहा है, तो फिर हम बोलते हैं कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। सपोज करो ये जो हमारे पास निर्देश तंत्र है, कौन सा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये तो एस है, दूसरा क्या? एच डैश। ये एच डैश लगातार क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, घूम रहा है सर। अगर कोई निर्देश तंत्र, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगातार रोटेट कर रहा होगा, घूम रहा होगा, तो उसका क्या होगा? कोणीय वेग होगा, यानी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी होगी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? थीटा अपॉन क्या? टी। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन अपॉन टाइम, यानी कि क्या? समय। कोणीय विस्थापन अपॉन समय यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? ओमेगा टी। जब हम घूर्णन की बात करेंगे, रोटेटिंग की बात करेंगे, रोटेटिंग फ्रेम की बात करेंगे, घूर्णन तंत्र की बात करेंगे। अब यहाँ जो ये थीटा है लगातार चेंज होता जा रहा है। थीटा की वैल्यू इसी इक्वेशन में जब आप सोल्व कर दो, ओमेगा टी पुट कर दो, तो एक्स डैश की वैल्यू क्या आएगी बताना जरा। ये काम तो उसका था। इसमें एक्स डैश इक्वल्स टू क्या आएगा? देखो, एक्स कॉस थीटा की वैल्यू ओमेगा टी प्लस वाई साइन थीटा की वैल्यू क्या? ओमेगा टी। और y डैश की वैल्यू क्या आएगी? देखो, y cos थीटा की वैल्यू ओमेगा टी माइनस एक्स साइन वही थीटा की वैल्यू ओमेगा टी। तो ये रोटेशन फ्रेम में यानी घूर्णी तंत्र में क्या कहलाती है? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है, रूपांतरण समीकरण कहलाती है। क्लियर है? एक एक चीज़ बता दी, आप पढ़ के देख लेना ऑफलाइन में भी, अगर ऐसे एक एक कॉन्सेप्ट अगर कोई बताए तो फ़ायदा तो बहुत होने वाला है। ऑनलाइन में आराम से रोज़ाना की 3 घंटे क्लास लेनी है, 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे मैथ, और पूरे दिन भर फ्री, ना आने का चक्कर ना जाने का चक्कर। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो की, नेक्स्ट टॉपिक की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।